हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की अनूठी पहल और आज हम 10 कक्षा के लिए विषय रहेगा अर्थशास्त्र। आइए एक सूत्र के माध्यम से जानें कि हमारी दिशा किस ओर है और जिस ओर हमारी दिशा रहती है हमारी दशा भी उसी तरफ वैसी ही बनती है। तो ये फार्मूला हमने अपने अपने ऊपर सेट करके देखना है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, उन्नति की ओर जा रहे हैं या अवनति की ओर जा रहे हैं। हम एक कामयाब व्यक्ति बनने जा रहे हैं या एक ऐसा व्यक्ति जो कामयाब नहीं नाकामयाब रहता है। ये विचार जो हमने अपने अपने ऊपर फिट करके देखना है और विचार रहता है हमारा, कामयाब व्यक्ति काम करने के मौके खोजते हैं। कामयाब व्यक्ति काम करने के मौके खोजते हैं, जबकि कामचोर व्यक्ति काम ना करने के बहाने खोजते हैं। है रहती दोनों की खोज है, बड़े कमाल की बात है। दोनों की खोज है। एक जो है काम करने के मौके खोज रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, और दूसरा काम ना करने के बहाने ढूंढ रहा होता है। तो आइए यहाँ से फिर हम आगे बढ़ें और देखें कि हमने यदि कामयाब व्यक्ति बनना है तो बाकी सब बहानेबाजी को छोड़ के अपने अपनी पढ़ाई में समर्पित हो जाएं। और आज हमारे पास रहेगा पूर्ति तथा पूर्ति के नियम में ये दूसरा भाग, पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम को जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि ये व्यक्तिगत पूर्ति व बाजार पूर्ति क्या होती है। इसे कहते हैं व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति। किसी वस्तु की कोई एक वस्तु है और उसको एक फर्म जो है बाजार में सप्लाई करती है, तो वो उस वस्तु का जो फर्म उस वस्तु का उत्पादन करती है वो व्यक्तिगत पूर्ति कहलाएगी। यहाँ पे हाईलाइट किया गया है एक फर्म, अर्थात एक फर्म के द्वारा की गई उत्पादित वस्तु की पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति कहलाएगी। और बाजार पूर्ति ये क्या रहेगी, किसे कहेंगे हम बाजार पूर्ति? किसी वस्तु की सभी फर्मों द्वारा बाजार में की गई पूर्ति जो कि उस वस्तु का उत्पादन करती हैं। वो सारी फर्में जो किसी एक वस्तु का उत्पादन करती हैं, उन सभी फर्मों के द्वारा बाजार में की गई सारी सप्लाई को बाजार पूर्ति कहते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में यही अंतर है कि जब भी व्यक्तिगत पूर्ति की बात करेंगे तो एक फर्म का नाम आएगा, और जब भी बाजार पूर्ति की हम बात करेंगे तो सभी फर्में जो किसी एक वस्तु का उत्पादन करती हैं सबका टोटल इसमें रहता है। आइए इसको और जाने व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची के माध्यम से। व्यक्तिगत पूर्ति इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के माध्यम से भी इसको हम जान सकते हैं। जैसे हमने पेन की बात की थी पिछले वीडियो में, पेन की कीमत 5 है तो सप्लाई 0 है, 10 है तो 10 है, और जब कीमत बढ़ती है तो 20 हो जाती है, फिर 20 रुपए हो जाती है तो सप्लाई 30 रुपए हो जाती है।
कि एक ही फर्म के द्वारा बाजार में की गई पूर्ति की मात्रा है। तो ये कहलाएगा हमारा बाजार पूर्ति। अब इसको रेखा चित्र के माध्यम से जाने। OX OY हमारे पास दो रेखाएं, OX के ऊपर हम क्वांटिटी को ले रहे हैं और OY के ऊपर प्राइस ले रहे हैं। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है 5, 10, 15, 20 वैसे वैसे सप्लाई भी फर्म के द्वारा बढ़ रही है फर्म। तो ये रहेगा हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई स्कीम। तो ये रहेगा हमारा इंडिविजुअल सप्लाई स्कीम शेड्यूल। और दूसरा है हमारे पास, अब इसको अगर हम देखें, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, इसको पुनः देख लें, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र के साथ साथ इकट्ठा, तो और ज्यादा क्लियर होता है। और उसके बाद हमारे पास रहता है बाजार पूर्ति की अनुसूची व वक्र। इसको हम देखें कि पेन की कीमत 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। जब जैसे जैसे भी पेन की कीमत बढ़ती है तो मार्केट सप्लाई जो शेड्यूल है हमारा, उसमें उस शेड्यूल में आप देख रहे हैं कि इसमें फर्म ए भी सप्लाई कर रही है, फर्म बी भी सप्लाई कर रही है। और दोनों फर्मों को अगर हम ढंग से देखें तो जब कीमत 5 रुपए है तो सप्लाई दोनों फर्मों के द्वारा 0 है। और जैसे ही पेन की कीमत 10 रुपए हो जाती है तो फर्म ए 10 पेन सप्लाई करती है, फर्म बी 5 पेन सप्लाई करती है। और जैसे ही पेन की कीमत 15 हो जाती है, ये फर्म जो है वो 20 पेन सप्लाई करती है, जबकि फर्म बी 10 पेन सप्लाई करती है। और जैसे ही कीमत 20 तक पहुंच जाती है तो फर्म ए 30 पेन सप्लाई करती है और बी फर्म 20 पेन सप्लाई करती है। और इस प्रकार से फर्म ए के द्वारा अगर हमने इसको व्यक्तिगत जो हमारे पास पूर्ति थी उसमें अगर हमने करना होता है इसको, तो हमें फर्म बी को निकाल देना था, फर्म बी का नाम नहीं लिखना था हमने। पर क्योंकि ये हमारे पास मार्केट सप्लाई है तो मार्केट बाजार पूर्ति को निकालने के लिए हमने जो दोनों फर्मों के द्वारा जो उत्पादन हुआ कुल, उसका टोटल कहलाएगा हमारे पास बाजार पूर्ति। जैसे यहाँ पे 0 है, 10 जमा 5 15 हुआ, यहाँ पे 20 जमा 10 30 हुआ। और जब कीमत 20 रुपए होती है तो टोटल सप्लाई बाजार में 50 पेनों की होती है, जहां पर फर्म ए द्वारा 30 पेन और बी द्वारा 20 पेन सप्लाई किए जाते हैं। तो ये टोटल जो हमारे पास कहलाएगा, ये कहलाएगा बाजार पूर्ति। अब बाजार पूर्ति वक्र को भी देखें। बाजार पूर्ति वक्र ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे पास OY है वो फर्म ए फर्म बी और टोटल जो हमारे पास इन दोनों का है, सी डायग्राम जो आप देख रहे हैं उनमें दोनों का टोटल है। तो ये प्राइस डिसाइड कर रहा है हमारे पास। OY लाइन पे 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, OY सभी पे सेम प्राइस चला हुआ है। तो फर्म ए के द्वारा सप्लाई होती है 10 पेन, फर्म बी के द्वारा भी जब कीमत 10 रुपए होती है तो 5 पेन, तो टोटल 10 और 5 आप देख रहे हैं 15 पेन की सप्लाई होती है जब रेट 10 रुपए होता है। जब रेट 10 रुपए होता है तो हम देखें मार्केट सप्लाई कर्व में, तो यहाँ पे 10 रुपए जब प्राइस है तो टोटल सप्लाई आप देख रहे हैं कि 15 पेन की सप्लाई हो रही है। ठीक इसी प्रकार से जब 15 रुपए कीमत हो जाती है तो फर्म ए 20 पेन की सप्लाई कर रही है और फर्म बी जो है ये 10 पेन की सप्लाई कर रही है। तो उसका टोटल हम देखें 30 होता है, यहाँ पे देखें 15 रुपए मार्केट सप्लाई कर में, तो
यहाँ पे जैसे ही 15 रुपए ये रेट है तो मार्केट सप्लाई कर में भी ये 30 रुपए 30 पेंस सप्लाई हो रही है। इतनी क्वांटिटी में ये सामान जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे 20 रुपए पेन की सप्लाई हो जाती है तो दोनों फर्में जो हैं वो 50 पेन सप्लाई कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। फर्म ए 30 और फर्म बी 20। ये टोटल इनका सामूहिक जो सप्लाई कर बनता है इसको हम कहेंगे मार्केट सप्लाई कर। तो इस प्रकार से ये हमारे पास बाजार पूर्ति। अब आता है हमारे पास पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या कहता है? कहता है अन्य बातों के समान रहने पर ये विशेष बात आपने ध्यान रखनी है। जब भी हम पूर्ति के नियम ला के जब बात करेंगे तो विशेष ध्यान दें हम कि अन्य बातों के समान रहने पर जरूर हमने लिखना है। अन्य बातों के समान रहने पर हम जानेंगे कौन कौन सी अन्य बातें हैं। ये वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की कीमत बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत के कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अन्य बातें बाकी सब कुछ, चाहे वो मौसम है, चाहे बाकी सारी चीजें हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे, ये समान रहेंगी। उसके बाद यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है और यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। ये हमने पिछले वीडियो में बड़े डिटेल से जान लिया है कि क्यों कम होती है। तो ये पूर्ति का नियम हमें कहता है कि अगर सभी बातें समान रहें तो ये चीजें होंगी। तो ये तो था पूर्ति का नियम। अब जाने इसको कि क्या है, क्या कहता है, कैसे कहता है। यही उदाहरण हम देखें कि पेन की कीमत जब 5 थी तो पूर्ति 0 है। कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, 10 से 15 हो रही है तो पूर्ति भी 10 से 20 हो रही है। जैसे कीमत 15 से 20 हो रही है वैसे ही जो सप्लाई है वो भी 20 से 30 हो रही है। तो यहाँ पे भी देखें चित्र के माध्यम से बिल्कुल सेम वही बात है कि कीमत 10 से 15 हुई तो हमारे पास जो पेन की सप्लाई थी वो भी 10 से 20 हो गई। कीमत 15 से 20 हुई तो यहाँ पे 20 से 30 पेन सप्लाई होना बढ़ गए। और इसका उल्टा देखें, अगर कीमत 20 से 15 हुई, 20 से 15 हुई तो इधर पे भी सप्लाई 30 से 20 हो जाती है। तो इस प्रकार से पूर्ति का नियम हमें समझाता है कि जैसे कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है और यदि कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है अन्य बातों के समान रहने पर। ये बिल्कुल इस तालिका के माध्यम से और रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं इस बात को कि ये कर्व हमें क्या बता रहा है। अब कीमत व पूर्ति में एक समझने वाली बात है। अगर ये बात समझ आ जाती है हमें तो बहुत बढ़िया रहता है कि कीमत व पूर्ति में इस प्रकार का संबंध रहता है, धनात्मक संबंध, अर्थात इनमें मैत्री भाव है, शत्रु भाव नहीं है। एक खुश होता है तो दूसरे को देख के पहला भी खुश हो जाता है। अगर एक दुखी है तो दूसरा भी दुखी, और एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। इसे कहेंगे हम धनात्मक संबंध, कि जैसी जो बात एक में घटित हो रही है वैसी ही दूसरी में घटित हो रही है, तो यह धनात्मक। और दूसरा रहता है शत्रु भाव, ऋणात्मक संबंध का मतलब उल्टा है ना, एक खुश तो दूसरा नाराज, एक नाराज तो दूसरा खुश। तो पर इनमें ऐसा नहीं है क्योंकि धनात्मक संबंध है, इसलिए इसमें सीधा सीधा रहेगा कीमत व पूर्ति में कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है। वो रहा धनात्मक संबंध, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, और कीमत के कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। इस प्रकार ये कहलाएगा धनात्मक संबंध। इसके कुछ एक अपवाद हैं जहां पे ये लागू नहीं होता है।
हमारे पास पहला रहता है इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा की जो वस्तुएं हैं। जो सामाजिक प्रतिष्ठा की कुछ वस्तुएं हैं, उनकी कई बार अधिक कीमत जब भी हमें मिल रही होती है, तब भी उनकी जो पूर्ति है वो सीमित मात्रा में होती है। ऐसा नहीं होता कि कीमत बड़ी बड़ी मिल रही है और बेहिसाब की सप्लाई हो गई, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता जो सामाजिक प्रतिष्ठा की कुछ वस्तुएं हैं। अब बात का अर्थ होता है जहाँ पे बाकी जगह सब जगह जनरलाइज हो जाता है ये नियम, लेकिन इन जगहों पे, इन वस्तुओं पे ये नियम काम नहीं करता है। नाशवान वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जो जल्दी ही खत्म हो जाती हैं, उनकी जो सर्वाइविंग है या उन वस्तुओं की जो टाइमिंग है वो बड़े लंबे समय तक उनको हम नहीं रख सकते हैं। जैसे माना टमाटर है हमारे पास, उसकी अगर कीमत कम है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सप्लाई कम कर दें। हम तब भी ऐसा ही चाहेंगे कि वो वस्तु जल्दी से जल्दी बिक जाए, चाहे कम ही कीमत क्यों ना हो। कम कीमत पर भी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको अपने पास रखने का, स्टोर करने का प्रयास करते हैं तो खराब हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। इसलिए जो नाशवान वस्तु हैं उनमें भी ये नियम लागू नहीं होता। कृषि उत्पाद जो प्राकृतिक तत्वों पर आधारित होते हैं उन पे भी यह नियम लागू दृढ़ता से नहीं होता है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर भी इन वस्तुओं की पूर्ति जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि किसी प्रकार से या सूखा, अकाल, बाढ़ इस तरह की घटनाएं घटी हों और हमारे पास कृषि से उत्पादित अनाज का भंडार कम हो, जैसे गेहूं ही है, धान ही है, यदि प्राकृतिक परिस्थितियां ठीक नहीं रही हो तो उनका उत्पादन कम हुआ होगा, तो चाहे कीमत बढ़ भी गई हो तब भी हम उनकी पूर्ति अधिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो लिमिटेड एक भंडारण इसका रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास अपवाद हैं जो कि जिन पर ये पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारे पास रहता है पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कि जो हमारी सप्लाई है इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले वस्तु की कीमत। सीधी सीधी बात है कि वस्तु की कीमत अधिक होगी तो पूर्ति भी अधिक होगी, और वस्तु की कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। तो स्वाभाविक रूप से सीधा सीधा जो वस्तु की कीमत है वो डायरेक्टली पूर्ति को प्रभावित करती है। नंबर 2 हमारे पास रहता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत का से अभिप्राय हमारे पास है तो संबंधित वस्तुएं हैं, अगर उनकी कीमत कम या ज्यादा हो जाती है तब भी पूर्ति प्रभावित होती है। इसको हम वैसे देख लें कि बाजार में जैसे कॉफी की कीमत बढ़ जाती है, अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि जो चाय की कीमत है उसकी भी बढ़ने की संभावना रहती है, और ऊंची कीमत पर, क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ गई है, स्वाभाविक है जो ग्राहक हैं उनकी डिमांड इस तरफ बढ़ेगी, तो इसलिए कोशिश रहती है फिर चाय की जो कीमतें हैं उनकी बढ़ने की संभावना इसमें रहती है। वो ज्यादा कीमत पर ज्यादा चाय बेचना चाहेगी, कोई भी फर्म रहेगी वहां पे, जो विक्रेता वहां पे रहेगा। तो इस प्रकार से तीसरा हमारे पास, चौथा पॉइंट हमारे पास आता है तीसरा, उत्पादन साधन की कीमत। यदि उत्पादन साधनों की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो ये सीधे सीधे पूर्ति को प्रभावित करते हैं। उत्पादन साधन की कीमत यदि अधिक रहती है, उत्पादन साधन का मतलब वो साधन जिनके माध्यम से हम उत्पादकीय क्रियाओं को करते हैं, अगर वो हमें महंगे पड़ रहे हैं तो स्वाभाविक ही है हमारे पास पूर्ति की कम होगी, और अगर वो सस्ते हमें पड़ रहे हैं, उनकी कीमत में कमी हो रही है
तो पूर्ति बढ़ती है। नंबर 4 हमारे पास रहता है फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या अगर अधिक है तो स्वाभाविक है, ज्यादा फर्में होगी तो ज्यादा सप्लाई होगी, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है पूर्ति हमारी अधिक रहेगी। उसी प्रकार से अगर फर्मों की संख्या कम है तो पूर्ति हमारी कम रहेगी। तीसरा हमारे पास रहता है फर्मों का उद्देश्य। फर्मों का उद्देश्य क्या है? यदि फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना है तो ऊंची कीमत पर वो अधिक पूर्ति करेंगी, और कम कीमत पर वो, अगर उनको लाभ अधिक नहीं प्राप्त हो रहे होंगे तो वो पूर्ति कम करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना है या फिर सामाजिक कल्याण है। तो वो तकनीक में परिवर्तन, क्योंकि तकनीक में जब भी परिवर्तन होता है उससे जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत फायदा मिलता है, उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें बहुत कमी आती है। तो इस प्रकार से यदि तकनीक में परिवर्तन होता है तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट घटती है, और इस कॉस्ट के घटने से पूर्ति बढ़ती है। तो तकनीक में जब भी परिवर्तन होता है तो पूर्ति को वो बढ़ाता है। और वैसे ही है हमारे पास लास्ट सरकारी नीति। सरकारी नीति, अगर सरकारी नीति प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उसमें जो रियायतें रहती हैं, टैक्सेस रहते हैं, उनमें यदि छूट देती है तो स्वाभाविक ही है पूर्ति बढ़ती है। और यदि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर देती है और अनुदान कम कर देती है तो पूर्ति फिर कम हो जाती है। इस प्रकार से सरकारी नीतियां भी पूर्ति को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। अब हमारे पास में रहेगा, ये हमारे पास ये कारक रहेंगे। इन कारक को हमने कैसे ध्यान में रखना है, कैसे हमने माइंड में सेट करना है, तो उसके लिए तरीका रहेगा आपके पास कि कीमत से संबंधित हमारे पास ये चारों हैं। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधन की कीमत और भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना। इसको कीमत से हमारे पास ये 4 जो पॉइंट्स रहेंगे तो इनको ऐसे रखा जा सकता है ध्यान में। और जो हमारे पास अगले 3 रहेंगे वो हमारे पास फिर रहता है फर्म है, वो रहता है हमारे पास कि फर्मों की संख्या क्या है, फर्मों के उद्देश्य क्या हैं, और तकनीक में परिवर्तन और सरकारी नीति का फर्मों के ऊपर प्रभाव। इनको हम चारों को फर्मों के हिसाब से कर सकते हैं। इस प्रकार से इनको हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।